नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास। इसके बारे में आज हम थोड़ा गहराई से और विस्तार से जानेंगे। उसके बाद इसकी व्याख्या हम शुरू करेंगे प्रिय प्रवास की। तो आइए प्रिय प्रवास के बारे में जानते हैं। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात करें तो इनके द्वारा रचित प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखें कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। यह रचना अपनी भाषा, शैली, भाव और कथानक के लिए सदैव स्मरणीय रहेगी। हरिऔध जी द्विवेदी युग की विभूति थे। इनका समय काल कौन सा है? या ध्यान में रखें कि द्विवेदी युग के ये कवि हैं। उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से साहित्य की विविध विधाओं को गौरवान्वित किया है। उनकी लेखनी ने गद्य और पद्य दोनों को समृद्ध किया। ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों पर उनका समान अधिकार था। उन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही शैलियों में काव्य रचनाएं की हैं। हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास नामक दो महाकाव्यों की रचनाएं की। प्रिय प्रवास की रचना हिंदी में संस्कृत वृत्तों के अंतर्गत हुई है, यानी इसमें खड़ी बोली के साथ साथ जो संस्कृत भाषा का प्रभाव है वो इसमें देखा जा सकता है। ये बात आप ध्यान में रखें। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के बाद विरह से व्याकुल ब्रज की करुण दशा का चित्रण इस ग्रंथ की कथा है। कवि हरिऔध ने इसमें राधा और कृष्ण के परंपरानुमोदित श्रृंगारी रूप का परित्याग कर उनके चरित्र में लोकोपकारी भावों का समावेश किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल जो कथानक है ये राधा और कृष्ण पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर वो राधा और कृष्ण नहीं है जो परंपरागत रूप से जिनका प्रयोग श्रृंगारिक रूप से किया जा रहा था काव्य में। यहाँ पर जो राधा और कृष्ण है, यानी इसमें जो चरित्र हैं वो लोगों का उपकार करने वाले हैं, लोक नायक के रूप में है। रूप, गुण, कला संपन्न राधा और कृष्ण दीन दुखियों के प्रति यहाँ सदैव सहृदय हैं और दोनों के अंतर्मन में दोनों के प्रति परस्पर प्रेम भाव विद्यमान है। यहाँ पर मूल भाव क्या है? लोग जो राधा और कृष्ण है वो लोगों के प्रति प्रेम का भाव, दीनता का भाव, सहयोग का भाव देखा जा सकता है। यहाँ पर अब बात करते हैं प्रिय प्रवास के प्रकाशन वर्ष का। देखिए, प्रिय प्रवास की जो रचना अवधि है ये 15 अक्टूबर 1908 से लेकर 24 फरवरी 1912 तक का कालखंड माना जाता है, लेकिन इसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य कुटीर बनारस द्वारा प्रकाशित इसको किया गया था। कवि ने अपने काव्य का नामकरण प्रिय प्रवास ये घटना के आधार पर किया। कृति की भूमिका में हरिऔध जी का अभिकथन है कि मैंने पहले इस ग्रंथ का नाम ब्रजांगना विलाप रखा था, यानी ब्रज की जो औरतें हैं, स्त्रियां हैं, उनका विलाप। कब? जब कृष्ण चले जाते हैं। किंतु कई कारणों से यह नाम मुझको बदलना पड़ा, जो इस ग्रंथ के समग्र पढ़े जाने पर आप लोग स्वयं अवगत होंगे, यानी खुद समझेंगे कि मैंने इसका नाम प्रिय प्रवास क्यों रखा है। ब्रजभूमि के मन प्राण प्रिय कृष्ण का प्रवास ही संपूर्ण ब्रज को शोक संतप्त कर देता है। यदि श्री कृष्ण का प्रयास न होता तो संभवतः राधा का लोकोपकारी यानी लोकानुरंजनकारी स्वरूप भी पाठकों के सामने न आता, क्योंकि प्रिय का ये प्रयास है कि संपूर्ण घटनाक्रम का मूल आधार है। अतः ग्रंथ का नामकरण प्रिय प्रवास सर्वथा उपयुक्त और अर्थवान प्रतीत होता है। प्रिय प्रवास के सृजन की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए स्वयं हरिऔध जी ने इस कृति की भूमिका में लिखा है कि खड़ी बोली में मुझको एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता दिख पड़ी जो महाकाव्य हो और ऐसी कविता में लिखा गया हो जिसे भिन्न तुकांत कहते हैं, यानी आपस में तुक ना हो, यानी भिन्न तुकांत शैली में लिखी गई एक कविता हो। और कौन सी बोली में? खड़ी बोली में, क्योंकि ये जो समय काल है ये ब्रज बोली का, ब्रज भाषा का युग था, लेकिन यहाँ पर हरिऔध जी ने खड़ी बोली को प्राथमिकता दी और इसी में प्रिय प्रवास की रचना इन्होंने की है। अब अगर इसकी कथा वस्तु की बात करें तो प्रिय प्रवास की कथा वस्तु का आयाम अत्यंत लघु है। कथा वस्तु का मूलाधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखें।
जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके यौवन आगमन तक की घटना वर्णित है। कवि ने इसी स्थल से प्रिय प्रवास के कथा सूत्र संकलित किए हैं, किंतु ये रचना भागवत के इस स्कंद का दोहराव मात्र नहीं है, यानी कौन से 10वें स्कंद को केवल यहाँ दोहराया नहीं गया है। यहाँ कवि की कल्पनाशील मौलिकता साफ साफ दिखाई देती है। संपूर्ण कथा 2 भागों में विभाजित है। पहले से 8वें सर्ग तक की पूर्वार्ध कथा में कंस का निमंत्रण लेकर अक्रूर ब्रज में आते हैं और उसके बाद श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को शोक सागर में डूबते छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। 9वें सर्ग से लेकर 17वें सर्ग तक के उत्तरार्ध कथा में ब्रजाधिपति कृष्ण अपने प्रिय मित्र उद्धव को ब्रज निवासियों को ढांढस बंधाने और सांत्वना देने के लिए कहाँ भेजते हैं? ब्रज में भेजते हैं और उद्धव ब्रज के लोगों को उनका संदेश देकर लौट आते हैं। यही नहीं, श्री कृष्ण जरासंध के बारंबार आक्रमण से परेशान होकर मथुरा से कहाँ चले जाते हैं? द्वारका चले जाते हैं और कृष्ण प्रिया राधा अपने प्राण प्रिय कृष्ण के प्रेम को विश्व प्रेम में रूपांतरित कर लोक मंगल मार्ग की अनुगामिनी बन जाती है। यानी यहाँ पर जो राधा का प्रेम भाव है ये व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि इस भाव को इन्होंने सामाजिक या विश्व प्रेम के रूप में रूपायित कर दिया है, लोक मंगल की भावना के रूप में इसको रूपायित कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है। तो ये मूल जो कथानक है, मूल जो कथा वस्तु है वो किससे ली गई है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से ली गई है। इसको 17 सर्गों में विभाजित किया गया है। संपूर्ण कथा को अगर देखें तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले सर्ग से लेकर 8 तक की जो कथा है उसमें कृष्ण का कंस के निमंत्रण पर मथुरा चले जाना, उसके बाद जो भी घटनाक्रम वहां घटित होते हैं उन सबका चित्रण है। और 9वें से लेकर 17वें सर्ग तक अगर देखें तो इसके बीच में उद्धव ब्रज में आते हैं, गोपियों को सांत्वना देते हैं। उसके बाद कृष्ण जब द्वारिका जाते हैं तो उन सबका चित्रण यहाँ पर किया गया है। इस मूल्यवान कृति में कृष्ण एवं राधा का जो रूप है वह परंपरागत स्वरूप से एकदम अलग है। कृष्ण का आदर्श चरित्र जनसाधारण के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। कथा में अनेक स्थलों पर मर्म स्पर्शी भावों का चयन कवि की मौलिक प्रतिभा का परिचायक है। कवि ने अपने युग की आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें अनेक मौलिक कल्पनाओं की सृष्टि की है। आधुनिक युग में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, स्वाधीनता, विश्व बंधुत्व, मानवतावाद और अलग अलग सुधारवाद की जो लहर चली थी या नानाविध यानी अलग अलग प्रकार के सुधार की जो आवश्यकता अनुभव हो रही थी उसके स्वर प्रिय प्रवास में जहां तहां साफ सुनाई देते हैं। इतना ही नहीं, खड़ी बोली के महत्व स्थापना के लिए जो प्रबल आंदोलन हो रहा था, क्योंकि ये समय काल कौन सा था जब ब्रज भाषा से लोगों का आकर्षण किस ओर था? खड़ी बोली की ओर था। और वैसे भी अगर देखें तो ये किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। और द्विवेदी युग किस बोली के विकास के लिए पहचाना जाता है? तो खड़ी बोली के विकास के लिए द्विवेदी युग का अपना एक विशेष महत्व है। तो इस आंदोलन में उनका विशेष योगदान रहा, खड़ी बोली के स्थापना के आंदोलन में। उसकी झांकी भी प्रिय प्रवास में साफ साफ दिखाई देती है। हरिऔध ने अपने समय के सभी प्रभावों को ग्रहण किया और अपने कृतित्व द्वारा अपने युग और समय को प्रभावित किया। हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास के द्वारा लोक कल्याण, विश्व बंधुत्व एवं पर दुख कातरता का जो संदेश दिया है वह अपनी भाव भावना में अद्वितीय है। यानी दूसरों के दुख को अनुभव करना, मानव की सेवा, मानव प्रेम, लोकोपकार एवं विश्व बंधुत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए ही उन्होंने प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण के लोकोपकारी यानी लोगों का उपकार करने वाले चरित्र की कल्पना यहाँ पर की है। कृष्ण का लोकोपकारक स्वरूप की अगर बात करें तो प्रिय प्रवास के कृष्ण का लोकोपकारी स्वरूप आधुनिक युग की लोक हितकारी भावनाओं का प्रतिबिंब है। इस पर अगर विद्वानों के विचार देखें तो प्रोफेसर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी का मत है कि प्रिय प्रवास के कृष्ण का चित्रण हमें महात्मा गांधी की याद दिलाता है। ऐसा दिखता है मानो इस काव्य के लिखते समय कवि की मानस रंगभूमि के नेपथ्य में महात्मा गांधी की मूर्ति झिलमिल झिलमिल झांकती रही हो और महात्मा श्री कृष्ण के वांग्मय चित्र के रूप में प्रतिमूर्त हो उठी हो।
तो यहाँ पर क्योंकि गांधीवाद का प्रभाव था इस समय काल में, तो वो प्रभाव भी यहाँ देखा जा सकता है प्रिय प्रवास में। और उसी के बारे में प्रोफेसर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी अपना मत देते हैं कि कृष्ण के जो विचार हैं उन पर गांधीवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके बाद श्री शिवदान सिंह चौहान का मत है कि प्रिय प्रवास में कृष्ण अपने शुद्ध मानव रूप में विश्व कल्याण के काम में निरत लगे हुए एक जन नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। यानी यहाँ पर वो अलौकिक रूप में नहीं बल्कि लौकिक रूप में है, विश्व का कल्याण करने वाले एक जन नेता के रूप में निरंतर लगे हुए दिखाई देते हैं। श्रीमद् भागवत तथा हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन काव्य में श्री कृष्ण के अलौकिक रूप की प्रतिष्ठा हुई है और उन्हें ब्रह्म रूप माना गया है। रीतिकालीन कवियों ने उन्हें रसिक शिरोमणि बनाकर काम क्रीड़ा निष्णात नायक के रूप में समुपस्थित किया, किंतु प्रिय प्रवास के कृष्ण न तो ब्रह्म के अवतार हैं और न ही विलास प्रिय सामान्य नायक, बल्कि वे एक महापुरुष है, मानवता के आदर्शों की प्रतिमूर्ति है। यहाँ श्री कृष्ण का जो चरित्र है ये लोक सेवा और समाज सुधार की भावना से परिपूर्ण है। वे अंततः शक्तिशील, सौंदर्य से युक्त, अन्याय विरोधी, प्रत्युत्पन्न मति संपन्न, स्वजाति प्रेमी, कर्तव्य की प्रतिमूर्ति, कला संगीत निपुण, वाक सिद्ध, निर्भिमानी, महत आदर्श के परिचालित ब्रज के प्राण है। यानी लोक कल्याण के भाव से युक्त उनका चरित्र यहाँ पर देखा जा सकता है। प्रिय प्रवास की नायिका की अगर बात करें तो नायिका को कवि ने यद्यपि परिणयिनी, वियोगिनी और लोक सेविका इन तीनों रूपों में यहाँ पर प्रस्तुत किया है, लेकिन राधा यहाँ युगीन आदर्शों की प्रतिमूर्ति है। राधा प्रणय की संकुचित भाव भूमि से ऊपर उठकर विश्व प्रेम के विस्तृत क्षेत्र में प्रविष्ट कर जाती है। उनके रोम रोम में कर्तव्य पालन, लोक सेवा का भाव समाहित है। वे कर्तव्य की बेदी पर प्रेम को न्यौछावर कर देती हैं। प्यारे जीवे जग हित करें, गेह चाहे न आवे, यानी प्यारे श्री कृष्ण जिए और जग का हित करें, चाहे वो घर लौटकर वापस ना आए। कुल मिलाकर नायिका राधा अनुपम सौंदर्य संपन्ना है, प्रणय प्रतिमा है, विरह विदग्धता है और ब्रज की आराध्या है, किंतु इससे भी अधिक कर्तव्य की प्रतिमूर्ति और लोक सेविका के रूप में यहाँ चित्रित की गई है। अगर इसकी भाषा शैली की बात करें तो प्रिय प्रवास में कवि ने संस्कृत निष्ठ हिंदी को अपनाया है। उन्होंने संस्कृत के मदाक्रांता, शिखरिणी, भुजंग प्रपात, द्रुत विलंबित एवं मालिनी आदि छंदों में प्रिय प्रवास की रचना की है। यह रचना हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। खड़ी बोली के गौरव ग्रंथों में उसका महत्वपूर्ण योगदान या महत्वपूर्ण स्थान है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के रूप में इसका अपना ही एक अलग महत्व है। किसका? प्रिय प्रवास का। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का अभिमत है कि प्रिय प्रवास का सृजन हिंदी साहित्य के इतिहास में एक युगांतकारी घटना है। इसी क्रम में डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र का मानना है कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में खड़ी बोली में के कवियों में गुप्त, प्रसाद, निराला और पंत के साथ साथ हरिओद का नाम सदा आदर पूर्वक लिया जाता रहेगा। भविष्य ये सतत स्वीकृत करता रहेगा कि 20वीं शती के पूर्वार्ध में गुप्त, रत्नाकर और प्रसाद के साथ साथ हरिओद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ये किसके विचार हैं? राम प्रसाद मिश्र के विचार हैं। अब इसी क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत अगर जाने तो जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, किसके? प्रिय प्रवास के, इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ आ जाते हैं? देखिए, ये जो पंक्ति है, ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रिय प्रवास को महाकाव्य और प्रबंध काव्य की श्रेणी में नहीं मानते, क्योंकि वो मानते हैं कि इसमें वो सभी अवयव नहीं है जो एक महाकाव्य और प्रबंध काव्य में होना चाहिए। आगे इन्हीं का कथन है कि किसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती हैं और क्या क्या कहकर लोग रोते हैं, इनका जहां तक विस्तार हो सका है वो इस रचना में किया गया है। किसमें? प्रिय प्रवास में। यद्यपि द्विवेदी जी अपने अनुयायियों सहित जब इस संस्कृत वृत्त के मार्ग पर बहुत दूर तक चल चुके थे, तब उपाध्याय जी इस ओर आए, पर वे बिल्कुल नए ढंग पर चले।
यानी जब द्विवेदी जी के समय काल में, क्योंकि यहाँ संस्कृत निशब्दावली का प्रयोग हो रहा था, तो इस मार्ग पर जब द्विवेदी जी अपने अनुयायी यानी अन्य कवियों के साथ काफी आगे तक आ गए थे, तब उपाध्याय जी ने यानी हरिओद ने अपने ढंग से काव्य की रचना की, यानी उनका ढंग अपना अलग ढंग है, निराला ढंग है। तो यहाँ पर केवल आलोचना ही नहीं की, बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ण विचार इस काव्य के बारे में या इस रचना के बारे में दिए हैं। आगे वो कहते हैं कि यह काव्य अधिकतर भाव विव्यंजक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है, यानी इनमें जो भावाभिव्यंजना की गई है और जो वर्णन किया गया है, तथा जो ब्रज की दशा है उसको वर्णन को ये काफी अच्छा मानते हैं, जो चित्रण इसमें किया गया है। उक्त काव्य में यानी प्रिय प्रवास में कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। तो यहाँ पर क्या मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जो कृष्ण है वो किस रूप में है, ये रक्षक नेता के रूप में है। इससे पहले खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं रचा गया है। यानी इस बात को ये स्वीकार करते हैं कि जो प्रिय प्रवास है ये अपने आप में एक अलग प्रकार की रचना है, जो खड़ी बोली में लिखी गई है, और ये एक बड़ा काव्य है, जो ऐसा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि ये सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है और इसमें अधिक परिणाम में रचना करना कठिन काम है। यानी जो संस्कृत के छंदों को, वर्णों को आधार बनाकर इस काव्य की रचना की गई है, वो रचना काफी कठिन काम है। यानी इस रचना को करना, इस कार्य को पूर्ण करना, ये काफी कठिन कार्य है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। यहाँ पर बच्चन सिंह के विचार बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बच्चन सिंह यहाँ लिखते हैं कि शुक्ल जी इसमें प्रेम की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना तो मानते हैं, किंतु कथा की क्षीणता या घटनाओं के अभाव के कारण वो इसे महाकाव्य क्या, एक अच्छा प्रबंध काव्य भी नहीं मानते। किंतु विरह निवेदन के हल्के ताने बाने से बुने हुए प्रबंध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मानते हैं कि इसे इस श्रेणी से अलग नहीं रखा जा सकता। यानी ये प्रबंध काव्य है, इस बात से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। माना कि शुक्ल जी इसको क्यों महाकाव्य नहीं मानते, क्योंकि वे मानते हैं कि इसमें जो कथानक है वो छोटा है, घटनाएं जो है वो महाकाव्य से कम है, महाकाव्य की श्रेणी में ये नहीं आती। लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि इसमें विरह निवेदन का हल्का ताना बाना है और ये किसी भी प्रबंध को अस्वीकार इसके नहीं किया जा सकता। यानी ये अपने आप में प्रबंध काव्य या महाकाव्य की श्रेणी में हम इसे मान सकते हैं। तो ये किसका समर्थन करते हैं, ये इस बात का समर्थन करते हैं कि ये महाकाव्य या प्रबंध काव्य की श्रेणी में हम इसे मान सकते हैं। इसमें संस्कृत प्रबंध विधान की रूढ़ियां टूटी है। आगे चलकर इसका विकास साकेत और कामायनी में देखा जा सकता है। यानी जो संस्कृत प्रबंध विधान था, यानी संस्कृत के संस्कृत भाषा में जो प्रबंध काव्य किए गए, प्रबंध काव्य रचे गए, उन नियमों से ये थोड़ा हटकर है, उन रूढ़ियों को ये काव्य तोड़ रहा है। लेकिन इसकी चलाई हुई परंपरा को आगे कहाँ देखा जा सकता है, साकेत और कामायनी में हम इसे देख सकते हैं, जो परंपरा इस प्रिय प्रवास महाकाव्य के द्वारा चलाई गई है, रूढ़ियों को तोड़ते हुए। तो ये महत्वपूर्ण विचार थे जिनके बारे में आज हमने जाना कि प्रिय प्रवास जो रचना है किसकी रचना है, कैसे इसको लिखा गया, क्या इसमें मुख्य कथानक है, विद्वानों और आलोचकों के इसके बारे में क्या विचार है। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए काफी उपयोगी होगा। इसके लिए प्रिय प्रवास से जुड़ी हुई नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर आऊंगी उसमें हम प्रिय प्रवास की पूरी व्याख्या देखेंगे। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।